लेट्स बाइक क्राइम की कहानी। लहंगा पर न कोच पर मुहर लगेगी मोच पर। सिवान के सड़क पर कभी ये नारा साहबुद्दीन साहब लगाया करते थे, लेकिन तब तक ना तो वो साहब बने थे और ना ही कोई पॉलिटिशियन थे। उस दौर में तो साहबुद्दीन अपने बड़े भाई की रंगबाजी देख तैश में रहते थे और लाल ब्लेजर पहन बुलेट पर घूमते थे। उस बुलेट पर जिसके आगे प्रिंस लिखा होता था, यानी जो साहबुद्दीन ने खुद को साहब और सुल्तान बनाया, वो पहले भी खुद को राजकुमार समझते थे। आज कहानी उस साहबुद्दीन की है जो अब तक पुलिस के डायरी में नामजद नहीं हुए थे। फिर भी कहानी तो साहबुद्दीन की है तो भौकाल भरपूर है। जहां कॉलेज है, कॉलेज का कमरा नंबर 47 है, उसके अंदर असलाह है और वर्चस्व की कई गुमनाम कहानी है। साल 1967 सिवान के प्रतापपुर गांव में इसी साल साहबुद्दीन का जन्म हुआ था। साहबुद्दीन भाइयों में अकेले नहीं बल्कि 3 भाई थे, गयासुद्दीन, शमसुद्दीन और साहबुद्दीन। इनके पिता एक स्टाम्प वेंडर थे। उस दौर में भी स्टाम्प वेंडर अच्छी खासी कमाई करते थे। इसी वजह से साहबुद्दीन का परिवार जो है ना, संपन्न और अच्छे लोगों से कनेक्शन वाला परिवार था। लेकिन तीनों भाइयों में सबसे छोटे साहबुद्दीन का मिजाज बचपन से ही बहुत अलग था। हालांकि शुरुआती दौर में साहबुद्दीन कोई रंगबाज नहीं थे, लेकिन रंगबाजी का नजारा हर दिन उनके बड़े भाई के तौर पर उनके सामने दिखता था, क्योंकि बड़े भाई गयासुद्दीन का शहर में सुधाकर तिवारी जैसे प्रभावशाली लोगों के साथ मेल जोल था। फिर इनकी इसी दोस्ती ने आगे गयासुद्दीन को चुन्नू सिंह जैसे खतरनाक लोगों से भिड़ा दिया। उस समय सिवान में इन लोगों का बड़ा नाम हुआ करता था। इस झगड़े में चुन्नू सिंह की हत्या हो गई और हत्या के आरोप में साहबुद्दीन के बड़े भाई गयासुद्दीन जेल भी गए। लेकिन जेल से वापस लौटने के बाद साहबुद्दीन के बड़े भाई साहब का एकदम समझिए कि काया पलट हो गया और उन्होंने पूरे तरीके से रंगबाजी छोड़ दी। जुर्म के जिस काले रास्ते को बड़े भाई ने अलविदा कर दिया, अब तक उसका चस्का छोटे भाई साहबुद्दीन को लग चुका था। उनका मन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। उन दिनों साहबुद्दीन तकरीबन 17 या 18 साल के रहे होंगे और सिवान के डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे। इस कॉलेज में अपना एक ड्रेस कोड भी था, आज भी है, जिसमें लाल ब्लेजर भी था और साहबुद्दीन के पास एक स्कूटर और बुलेट भी था जिससे वो घूमा करते थे। उनके बुलेट बाइक के आगे प्रिंस लिखा था और खुद भी कहते हैं ब्लेजर पहनकर एकदम राजकुमार लगते थे और शहर में सभी बुलेट वाले इस दबंग लड़के को लाल ब्लेजर वाले के नाम से जानते थे। 90 के दशक में भले ही सिवान मतलब साहबुद्दीन हो गया, लेकिन उस समय जब साहबुद्दीन पूरी तरह से नहीं उभरे थे तब बहुत सारे सुरमा सिवान में थे। किसी के बाइक पर शेरे सिवान लिखा होता था तो किसी के बाइक पर विजेता। कुल मिलाकर सभी अपने दबंगई का परिचय देने के लिए इस तरह का नाम वाम लिखा करते थे। साहबुद्दीन अपने कॉलेज के टाइम से ही बहुत डायनेमिक थे, भीड़ में एकदम अलग दिखते थे। लेकिन साहबुद्दीन को और भी पावर चाहिए था और पावर तो पॉलिटिक्स से ही आता है। इसलिए साहबुद्दीन ने अपने लिए गॉडफादर की तलाश शुरू कर दी और इस तलाश ने साहबुद्दीन को उमा शंकर सिंह तक पहुंचा दिया। साल 1985 की बात है। प्रदेश में चुनाव का माहौल था। उमा शंकर सिंह का कांग्रेस की तरफ से लड़ना तय था उस चुनाव में, लेकिन अंत समय में कांग्रेस ने अनुसुईया जायसवाल को मैदान में उतार दिया। उमा शंकर सिंह को टिकट नहीं दिया तो गुस्साए उमा शंकर सिंह ने भी आगे जनता दल का दामन थाम लिया और चुनाव के मैदान में उतर गए। लेकिन इस खेल में एक तीसरा खिलाड़ी भी था। वो थे प्रभु बसवाले प्रभुनाथ सिंह, जो निर्दलीय चुनाव में उतरे थे। लेकिन इस चुनाव में साहबुद्दीन का गिरोह अपने गॉडफादर उमा शंकर के साथ थे, जो बूथ लूटने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। खूब जोरों शोरों से नारा लग रहा था कि लहंगा पर ना कोच पर मुहर लगेगी मोच पर, जीतेगा भाई जीतेगा, मोछ वाला जीतेगा। मोछ वाला यानी उमा शंकर सिंह, लहंगा यानी अनुसुईया जायसवाल और प्रभुनाथ सिंह का बस चलता था, इसलिए कोच वाला। ये उस वक्त वाले सिवान की कहानी है जब 3 उम्मीदवार खुलकर आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव होने में अभी भी 2 दिन बाकी था। सभी अपना अपना दमखम दिखा रहे थे। इसी बीच उमा शंकर सिंह को खबर मिली कि बूथ लूटने के फिराक में वो अकेले नहीं हैं, बल्कि अनुसुईया जायसवाल भी है। उसने बाहर से दबंगों को बुलाकर रखा था सिवान में, वहां के एक कोल्ड स्टोरेज में,
जो चुनाव के दिन अपना खेल दिखाते। उमाशंकर सिंह को लगा कि अब तो चुनाव उनके हाथ से गया समझो, क्योंकि अनुसुईया जायसवाल ने तो बाहर से दबंग को बुला लिया है। लेकिन तभी उनके बैठक में, जो चुनाव से 2 दिन पहले चल रहा था, वहां पर 18 साल के शहाबुद्दीन भी मौजूद थे, जिन्होंने भीड़ से निकलकर कहा, ऐसे कैसे जीत जाएंगे, परसों तक रहेंगे तब ना जीतेंगे। हम और हमारा आदमी कोल्ड स्टोरेज पर इतना गोली बरसाएंगे कि वो या तो मर जाएंगे या तो भाग जाएंगे। ठीक ऐसा ही हुआ भी। शाम तक कोल्ड स्टोरेज पर गोलियों की ऐसी बौछार हुई कि वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के जो भी दबंग मौजूद थे, जहां से भी आए थे, सभी भाग गए और चुनाव के दिन उमाशंकर सिंह का झंडा बुलंद हो गया। जीत मिली और वो माननीय बन गए। शहाबुद्दीन ने अपना काम कर दिखाया था। इसके बावजूद आगे उमाशंकर सिंह के साथ उनके रिश्ते में खटास आ गया। दरअसल जिस शहाबुद्दीन ने उमाशंकर सिंह को विधायक बना दिया था अपने बाहुबल के दम पे, उसी शहाबुद्दीन के परिवार को जब कोई लीगल दिक्कत आई तो उन्होंने मदद करने की जगह मामले को टरका दिया, ज्यादा भाव नहीं दिया। शहाबुद्दीन को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने ठान लिया कि कोई बात नहीं, आगे तो मौका आएगा तब जवाब जरूर दिया जाएगा। फिर अगले साल ही 1986 में बिहार विधान परिषद का चुनाव शुरू हुआ और शहाबुद्दीन ने अपना सपोर्ट उमाशंकर सिंह से जुड़े उम्मीदवार की जगह उनके खिलाफ खड़े हुए प्रत्याशी को देना शुरू कर दिया। और जहां शहाबुद्दीन का सपोर्ट होता था, जीत उधर ही होती थी। इसलिए कहते हैं उमाशंकर सिंह ने भी शहाबुद्दीन के खिलाफ उससे भी सीनियर खिलाड़ी को मैदान में उतार दिया। नाम विश्वकर्मा चौहान। उस दौर में वो शहाबुद्दीन से भी बड़े भौकाली थे, उनसे भी बड़े बड़े कांड किए थे। फिर देखते ही देखते ये लड़ाई चुनावी से ज्यादा शहाबुद्दीन वर्सेज विश्वकर्मा चौहान की हो गई। चुनाव के दिन भी खूब हंगामा हुआ। गोलियां क्या, बम भी दागे गए थे, लोग जख्मी भी हुए थे और कहते हैं कि मारे भी गए। फिर एक दिन शहाबुद्दीन अपने गांव से सिवान जा रहे थे स्कूटर से, तभी बीच रास्ते में विश्वकर्मा चौहान मोटरसाइकिल से उनके पीछे लग गए और न सिर्फ पीछे लगे बल्कि पीछे से गोलियां दागना भी शुरू कर दिए। विश्वास नहीं हो रहा है ना, आज तक तो यही कहानी सुनते आ रहे थे कि शहाबुद्दीन ने गोली चलाई, शहाबुद्दीन ने किसी को मार दिया, मरवा दिया। लेकिन उसी सिवान में एक वक्त ऐसा भी था जब गोलियों के दम पर शहाबुद्दीन को खदेड़ा जा रहा था। कैसे भी शहाबुद्दीन भागते भागते अपने डीएवी कॉलेज के कैंपस में पहुंचे, जहां शहाबुद्दीन के पास स्टूडेंट के तौर पर एक कमरा भी था, कमरा नंबर 47। वो वहीं रहते थे। कहते हैं कि उस दिन वो इतने धरफरी में थे, गोलियां चल रही थी पीछे से, कि कमरा खोलने के जगह उन्होंने लात मारकर ही दरवाजा तोड़ दिया। फिर अंदर रखे बंदूक को लेकर बाहर निकले। इसके बाद जो शहाबुद्दीन अब तक भाग रहे थे, उन्होंने अब विश्वकर्मा चौहान को दौड़ाना शुरू कर दिया। आगे इन दोनों की लड़ाई और भी खूनी हुई और ये लड़ाई सिर्फ बिहार के सिवान तक ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक भी जा पहुंचा। शहाबुद्दीन की कहानी में हरिशंकर तिवारी का भी नाम आया। लेकिन आपको क्या लगता है, शहाबुद्दीन ने क्या किया होगा? उसने विश्वकर्मा चौहान को यूं ही छोड़ दिया होगा? शहाबुद्दीन के बारे में अब तक आपने जो कहानी सुनी होगी उसके मुताबिक तो वो बदला लेगा, लेकिन असल कहानी में विश्वकर्मा चौहान को वो अपना जीजा बना लेता है। लेकिन क्यों? हालांकि जो लोग सिवान से हैं उन्हें इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी पता होगी। बाकी आप कमेंट कीजिए और पूरी कहानी क्या है, क्यों शहाबुद्दीन ने अपने ऊपर हमला करने वाले जानी दुश्मन को मुंह बोला जीजा बना लिया, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी मैं कभी और सुनाऊंगा। आज की कहानी को आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। आप अगर सिवान से हैं तो अपने नाम के साथ ये भी बताइएगा कि आप सिवान से कमेंट कर रहे हैं और आपके पास जो जानकारी है वो भी लिखिएगा। या अगर आप कहीं और से हमारी कहानी देख रहे हैं तो अपने नाम के साथ किस शहर से आप कहानी देख रहे हैं वो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि पता तो चले कि मैं अपनी कहानी किन लोगों को सुना रहा हूँ और कौन सुन रहे हैं। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश यूं ही आपके लिए क्राइम की कहानी लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।